नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के इस विशेष सेशन में स्वागत है आपका, जहां पे हम मेंस और प्रीलिम्स के संदर्भ में बिहार स्पेशल की बात करते हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम की बात करते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इसमें प्रमुखता से क्या चीज़ें कवर की जाती हैं, जो आज से चीज़ें इसमें बढ़ी हैं। सबसे पहले इसमें हम कवर करते हैं मेंस आंसर राइटिंग का एक प्रश्न। मेंस आंसर राइटिंग के एक प्रश्न के बाद फिर हम इसमें बिहार स्पेशल को कवर करते हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल को कवर करते हैं। और तीसरा, बिहार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण न्यूज यदि होती है तो उसको भी हम इसी में कवर करते हैं। तो समग्रता से इसको देखने वाले हैं। आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं वो प्रश्न संबंधित है किससे? वो संबंधित है मौर्य काल से। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है ये मौर्य काल पर आधारित टॉपिक है। और अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है? अभी तक हमने पटना कलम चित्रकला को कवर किया है। और पटना कलम चित्रकला के साथ जो हमने कवर किया है वो कवर किया है पाल कला को कवर किया है। ठीक है, पटना कलम चित्रकला समग्रता से हमने देखा, पाल कला हमने समग्रता से देखा। और उसी के बाद अब तीसरे टॉपिक पे हम पहुंचे हैं और तीसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं। जब हम मौर्य कला की बात करते थे, जब हम पाल कला की बात करते थे, तो आपने यदि गौर किया होगा तो जो भी प्रश्न पूछे जाते थे उनकी हम बात करते थे। अब यदि हम इस टॉपिक से प्रश्नों के प्रकार की बात करें, सबसे पहले हम मेंस के दृष्टि से देखेंगे, फिर प्रीलिम्स की दृष्टि से बिहार स्पेशल में कुछ चीज़ें आज हम शुरू करेंगे। उसकी बात अभी हम बाद में करते हैं। पहले मेंस एग्जाम अभी हमारा सामने है। मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के जो प्रोग्राम है उसको हमें प्राथमिकता में रखना है। सबसे पहले प्रश्नों के प्रकार की जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों के प्रकार में यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है? सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि जो मौर्य काल से संबंधित पूछा जा रहा है वो है मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला। मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला। मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला। ठीक है, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं मौर्य काल में। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म के साथ इनके संबंधों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के साथ इनके संबंधों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न बन रहा है वो मौर्य कला एवं स्थापत्य की विशेषताओं से बन रहा है। किससे बन रहा है? मौर्य कला एवं स्थापत्य की विशेषताओं से जुड़ा प्रश्न बन रहा है। ठीक है, मौर्य कला और उनके स्थापत्य से जुड़ी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न बन रहा है। तीसरा जो बन रहा है वो मौर्य कला की विशेषताओं से सिर्फ और सिर्फ इसमें पूछा गया है मौर्य कला की विशेषताएं। ठीक है, मौर्य कला की विशेषताएं, ये आपका एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और अगला जो प्रकार देखने को मिलता है ये है मौर्यकालीन मूर्ति कला। ध्यान रखिएगा, मौर्यकालीन मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षणों की बात यहाँ पे होती है। विशिष्ट लक्षणों एवं विशेषताओं के वर्णन की बात होती है। विशेषताओं के वर्णन की बात होती है। तो याद रखिएगा, जो प्रकार हैं मौर्य कला में, जो प्रकार हैं, पहला इनकी भवन निर्माण कला से प्रश्न, दूसरा इनके स्थापत्य उसी में आ गया, लेकिन भवन निर्माण कला अलग से पूछ लिया गया है तो उसको हम अलग देखेंगे, स्थापत्य हो गया। तीसरा मौर्य कला की विशेषताएं होंगी और अगला आपने देखा मूर्ति कला। तो जब हम मौर्य कला पढ़ेंगे, प्रमुखता से स्थापत्य हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इनकी विशेषताओं को अच्छे से पढ़ना है और मूर्ति कला को भी अच्छे से पढ़ना है। ये हमारे टॉपिक हैं जो कि हमें कवर करने हैं जब हम मौर्य कला की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको यदि किसी को नोट करना है, यदि कोई इच्छुक है नोट करने का तो इसको नोट डाउन कर सकता है। ठीक है, यदि किसी को भी नोट डाउन करना है
तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। चलो अब इसमें मतलब आगे किस प्रकार से हम देखेंगे उसकी बात करते हैं। मौर्य कला की अब यहाँ पे डिटेल हम चर्चा करते हैं। ठीक है, मौर्य कला को सबसे पहले हम समझेंगे अपनी परीक्षा की दृष्टि से। मौर्य कला की यहाँ पे बात हो रही है। मौर्य कला की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं जब बिहार की बात आती है तो बिहार राज्य जो हमारा है, हमारा ये जो बिहार राज्य है, इसकी जब हम बात करते हैं तो कला के प्रगति के उत्कृष्ट रूप जो हैं वो सबसे ज़्यादा बिहार में यदि हम बात करें, बिहार राज्य में यदि हम बात करें कि भैया कला के उत्कृष्ट रूप कहाँ देखने को मिले हैं, तो कला के जो उत्कृष्ट रूप आपको देखने को मिलते हैं बिहार में वो मौर्य काल में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। मौर्य काल से या मौर्य कला से जुड़े हुए प्रश्नों की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि बिहार में कला की प्रगति के उत्कृष्ट रूप सर्वप्रथम मौर्य काल में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि इस काल से पूर्व कलाओं में जो प्रयोग किया जाता था, संभवतः ऐसा बोला जाता है कि मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी के साथ लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, घास फूस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, घास फूस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि मिट्टी, लकड़ी, घास फूस जो है ये ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहती, तो ऐसे में क्या था कि ये जो कलाएं थी ये ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकी। ठीक है, लेकिन जब आप मौर्य काल की बात करते हैं तो सर्वप्रथम आपको देखने को मिलता है कि कला के क्षेत्र में यदि हम पाषाण के प्रयोग की बात करें, कला के क्षेत्र में पाषाण के प्रयोग की बात करें तो कला के क्षेत्र में यदि पाषाण का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले यदि पाषाण का प्रयोग कहीं किया गया है तो वो मौर्य काल है जहाँ पर ये प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि जब आप कला की बात करते हो, पाषाण की बात करते हो, तो आपको यह भी देखने को मिलता है कि इन्हीं पत्थरों पर जो है वो चमकदार पॉलिश भी की हुई है, चमकदार पॉलिश भी की हुई है। कल का याद आना चाहिए, जब आपने पाल कला पढ़ा था तो वहाँ पे जब आलोचना पढ़ी थी तो एक पॉइंट हमने इसे संदर्भित रखा था कि भैया यहाँ पे जो पाषाण होते थे उस पे चमकदार पॉलिश की जाती थी और इसके फल स्वरूप क्या था, जो भी ये कलाकृतियाँ थी ये चिर अस्थायी हो जाती थी, ये नष्ट नहीं होती थी, ये चिर अस्थायी हो जाती थी। और इसी काल में भवन निर्माण की उत्कृष्ट शैली की भी नींव पड़ती है जो धीरे धीरे भारतीय स्थापत्य का अंग बन गई है। ठीक है, अब यदि इतना आपने समझ लिया तो अब आगे बात करते हैं कि भैया जब मौर्य युगीन कला को हम पढ़ते हैं, मौर्य युगीन कला, मौर्य युगीन कला की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि मौर्य युगीन कला को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कौन से दो भाग हैं? पहला आपका देखने को मिलता है राजकीय कला। क्या देखने को मिलता है? राजकीय कला, या राजकीय कला को और क्या किस नाम से जानते हैं? दरबारी कला। तो राजकीय कला या दरबारी कला आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो आपको देखने को मिलता है ये है लोक कला एवं मूर्ति कला। क्या देखने को मिलता है? लोक कला एवं मूर्ति कला। ठीक है, लोक कला एवं मूर्ति कला। तो जब मौर्य युगीन कलाओं की बात करते हैं तो दो भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं राजकीय कला या दरबारी कला और दूसरा पढ़ते हैं लोक कला एवं मूर्ति कला। अब राजकीय कलाओं के अंतर्गत यदि हम बात करें क्या क्या आता है तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद आपको देखने को मिलता है वो इसी के अंतर्गत आता है। राजप्रसाद के बाद आपने अशोक स्तंभ के बारे में पढ़ा होगा, अशोक स्तंभ भी इसी के अंतर्गत आता है। अशोक स्तंभ के बाद आपने स्तूप निर्माण कला पढ़ा होगा, तो जो स्तूप निर्माण कला है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, स्तूप निर्माण कला भी इसी के अंतर्गत आता है। और जब स्तूप निर्माण कला पढ़ लेते हैं तो जो गुहा विहार आते हैं, गुहा विहार भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं लोक कला में, तो लोक कला में सबसे पहले आपको मौर्य मूर्ति कला देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? मौर्य मूर्ति कला। ये लोक कला का या मूर्ति कला का उदाहरण है। दूसरा इसमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है लोक कला।
तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि जब हम मौर्य काल को पढ़ते हैं, मौर्य कला को पढ़ते हैं, तो ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है दरबारी कला या राजकीय कला, दूसरा लोक कला एवं मूर्ति कला। दरबारी कला या राजकीय कला के अंतर्गत राजप्रसाद, अशोक स्तंभ, स्तूप निर्माण और गुहा विहार आते हैं। वही लोक कला एवं मूर्ति कला के अंतर्गत मौर्य मूर्ति कला और लोक कलाएं आती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले हम बात करेंगे राजकीय कला की। क्या बात करेंगे? राजकीय कला की हम बात करेंगे। ठीक है, राजकीय कला की हम बात कर रहे हैं। राजकीय कला की जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं कला का यह रूप मौर्य सम्राटों के संरक्षण में जो है ये डेवलप हुआ है। तो याद रखना है, कला का जो ये रूप है ये मौर्य सम्राटों के संरक्षण में ही विकसित हुआ है। राजकीय कला के अंतर्गत जैसे मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि राजप्रसाद आता है, स्तंभ आता है, स्तूप, गुहा विहार आदि आता है। अब सबसे पहले इसी में हमें पहला प्रकार देखना है और पहला प्रकार आता है चंद्रगुप्त का राजप्रसाद। अब जब राजप्रसाद की बात करते हैं तो राजप्रसाद है क्या, इसको समझने की जरूरत है। राजप्रसाद की बात करें तो आपको याद रखना है कि यदि दरबारी कला की आप बात करते हैं तो दरबारी कला का ये प्रथम सर्वश्रेष्ठ या आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए सर्वोत्कृष्ट जो है ये उदाहरण है। फर्स्ट सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको ये देखने को मिलता है जो कि है राजप्रसाद। और ये कहाँ से है, कहाँ से संबंधित है? तो ये वर्तमान में एक स्थान है कुंभहार। क्या स्थान है? कुंभहार। और कुंभहार स्थान कहाँ पे है? पटना में है। तो याद रखना ये संबंधित कहाँ से है? कुंभहार पटना से संबंधित है। और चंद्रगुप्त का ये जो सभा भवन है या जो राजप्रसाद है, चंद्रगुप्त का ये जो राजप्रसाद है या इसी को सभा भवन बोलते हैं, ये अनेक खंभों वाला विशाल हाल था। इसमें टोटल 84, याद रखिएगा, 84 पाषाण स्तंभ पाए गए थे। कितने? 84 पाषाण स्तंभ इसमें देखने को मिलते हैं। और आपको यह भी बता दें कि ये स्तंभ जो हैं ये किसके बने हैं? ये बने हैं बलुआ पत्थर के। किसके बने हैं? ये स्तंभ बलुआ पत्थर के बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ यह भी याद रखना है कि चमकदार पॉलिश, पहले ही हमने आपको बोला कि इस पे चमकदार पॉलिश की गई है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस सभा भवन में जो छत है उसकी यदि हम बात करें या जो फर्श है उसकी जब हम बात करते हैं, तो छत और फर्श की जब आप बात करते हो तो ये लकड़ी का बना है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। और यह भवन जो है कुल 140 फुट लंबा, कितना? 140 फुट लंबा देखने को मिलता है। 140 फुट लंबा देखने को मिलता है और 120 फुट चौड़ा देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 140 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो राजप्रसाद है उसको जब फाहियान ने देखा था, फाहियान का नाम आपने पढ़ा होगा, विदेशी यात्री था। तो इस राजप्रसाद को जब फाहियान ने इसे देखा था तो उसने कहा ये तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवों ने इसको बनाया हो, मतलब ये देव निर्मित प्रतीत होता है। यह भी आपको याद रखना है। एक और यात्री थे जिनका नाम था एरियन। ठीक है, एरियन का नाम आपने सुना होगा। एरियन ने लिखा कि इस राजप्रसाद की जो शान शौकत है उसका मुकाबला ना तो सूसा कर सकते हैं और ना ही इकबातना कर सकते हैं। ठीक है, ये एरियन ने बताया। ठीक है, समकालीन जो यूनानी यात्री थे जिनका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज का भी नाम आपने सुना होगा। मेगास्थनीज जो थे इनके अनुसार क्या था कि जो पाटलिपुत्र नगर था उस समय में, पाटलिपुत्र जो नगर था उस समय, इनका कहना था कि इसके चारों ओर लकड़ी की एक प्राचीर बनी होती थी, लकड़ी की एक दीवार बनी होती थी। और लकड़ी के दीवार की जब हम बात करते हैं उसके बीच में जो है छिद्र होते थे जिससे तीर चलाए जा सके, आक्रमण के समय बचकर तीर चलाए जा सके, ऐसे छिद्र होते थे। और यह भी बताया गया है कि इसके चारों तरफ एक 60 फुट गहरी, कितनी? 60 फुट गहरी और 600 फुट चौड़ी, कितनी? 600 फुट चौड़ी खाई भी देखने को मिलती थी।
ठीक है। 60 फुट गहरी और 600 फुट चौड़ी खाई देखने को मिलती थी। पाटलिपुत्र में आने जाने के लिए 64 द्वार जो है ये थे। ये किसने बताया? ये मेगास्थनीज ने बताया। तो जब भी चंद्रगुप्त के राजप्रसाद की आप बात करते हैं तो राजप्रसाद के अंतर्गत आपको इतनी चर्चा करनी है। अब दूसरे की हम बात कर लेते हैं दरबारी कला के अंतर्गत। तो बात आती है अशोक स्तंभ की। किसकी बात आती है? अशोक स्तंभ की बात आती है। अशोक स्तंभ की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा अशोक के जो एकास्म स्तंभ हैं, ठीक है, अशोक के जो एकास्म स्तंभ हैं, जब हम इनकी बात करते हैं तो ये मौर्य युगीन कला के उत्कृष्ट नमूने प्रदर्शित करते हैं। जो एकास्म स्तंभ हैं ये मौर्यकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने प्रस्तुत करते हैं और इनकी संख्या की यदि हम बात करें तो इनकी संख्या 20 बताई जाती है। अशोक ने इन स्तंभों का प्रयोग क्यों किया था या किस चीज़ में किया था? तो इन स्तंभों का जो प्रयोग था वो धम्म प्रचार के लिए, किसके लिए? धम्म प्रचार के लिए किया गया था। इन स्तंभों का प्रयोग धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में किया गया था। देश के विभिन्न भागों में धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने इनको स्थापित कराया था। और ये स्तंभ यदि हम बात करें तो ये चुनार एक स्थान है, चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित थे। तो ये जो सभी स्तंभ हैं ये चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित स्तंभ हैं। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। और इन स्तंभों पर भी चमकदार पॉलिश होती थी और ये स्तंभ लंबे, सुडौल और एकास्म देखने को मिलते थे। अब जब अशोक के स्तंभ की बात कर रहे हो आप तो इसमें चर्चा करना है कि स्तंभ में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आप जब अशोक के स्तंभों में बात करते हो तो सारनाथ स्थिति का जो सिंह स्तंभ है, सारनाथ स्थिति का जो सिंह स्तंभ है, इसको बोला जाता है कि ये सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है, ये सर्वोत्कृष्ट है, ये बोला जाता है। यह स्तंभ ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता, मतलब आधार पे इसकी जो चौड़ाई है ज़्यादा है, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है ये पतला होता जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये पतला होता जाता है। इस स्तंभ के कंठ के ऊपर शीर्ष में पीठ से पीठ मिलाए 4 सिंह आपको देखने को मिलते हैं। 4 सिंह इसमें होते हैं, किंतु हमें जो दिखाई देते हैं वो 3 ही सिंह दिखाई देते हैं। इसके बाद प्रत्येक सिंह के नीचे एक आपको चक्र देखने को मिलता होगा, प्रत्येक सिंह के नीचे एक चक्र देखने को मिलता है। और गोलाकार रूप में, उसी के नीचे गोलाकार रूप में जो है आपको देखने को क्या मिलता है? गोलाकार रूप में आपको हाथी देखने को मिलता है इस स्तंभ में। हाथी के साथ साथ एक घोड़ा का भी यहाँ पे चित्रण किया गया है। घोड़ा के साथ साथ सांड भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ शेर की उभरी हुई मूर्ति भी इसमें देखने को मिलती है। इस स्तंभ के ऊपर एक विशाल चक्र बना है, इनके ऊपर एक विशाल चक्र बना हुआ है जो गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को संकेतित, प्रथम उपदेश को याद रखिएगा। ये जो चक्र है ये गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को संकेतित करता है। ठीक है, अब यदि मैं पूछ लूँ भैया प्रथम उपदेश क्या था, तो याद रखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन। क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन, ये पहला उपदेश था। और इसमें याद रखिएगा कि जो चक्र है ये धर्म चक्र परिवर्तन को संकेतित करता है। और इसमें 24 तीलियां हैं। आपसे ऐसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि जो चक्र है वो किसको संकेतित करता है, किससे जुड़ा है। तो याद रखिएगा बुद्ध के जो है वो प्रथम उपदेश से जुड़ा हुआ है और बुद्ध का प्रथम उपदेश था धर्म चक्र परिवर्तन। वर्तमान में ये कहाँ पे है? तो वर्तमान में ये आपको सारनाथ संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? सारनाथ संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा। और सारनाथ संग्रहालय है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में एक शहर है वाराणसी। वाराणसी से ये कुछ ही दूरी पर है। ठीक है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब यदि हम बात करें कि भैया अशोक द्वारा ये जो स्तंभ बनवाए गए थे, अशोक द्वारा जो ये स्तंभ बनवाए गए थे, ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? जो आज भारत गणतंत्र का आप कह सकते हो राज चिन्ह है, ये कहाँ कहाँ से मिले थे अवशेष? तो याद रखिएगा 4 स्थानों से प्राप्त हुए थे। अशोक के एकास्म स्तंभ बिहार के 4 स्थानों से प्राप्त हुए थे। और बिहार के 4 स्थान कौन कौन से हैं? पहला है लौरिया,
लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। और लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? यह है पश्चिमी चंपारण में। दूसरा कहाँ से मिला था? दूसरा मिला था रामपुरवा से। कहाँ से? रामपुरवा से। रामपुरवा कहाँ है भैया? रामपुरवा है पश्चिम बंगाल में। अगला कहाँ से मिला था? तो अगला जो स्तंभ था ये मिला था लौरिया अरेराज। कहाँ से? लौरिया अरेराज। और लौरिया अरेराज कहाँ है? ये भी है पूर्वी चंपारण में। चौथा कहाँ से मिला? चौथा मिला था बसाड़। और बसाड़ कहाँ पे है? ये वैशाली से संबंधित है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है स्तूप निर्माण कला की, ठीक है। अब बात आता है स्तूप निर्माण कला की। स्तूप निर्माण कला की बात आती है। स्तूप निर्माण कला की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के उपरांत इनकी जो अस्थि थी, ठीक है, इनकी जो अस्थि थी इसको 8 भागों में, याद रखना है, 8 भागों में बांटा गया था। और इन 8 भागों में बांटी गई अस्थियों पर समाधियों का निर्माण हुआ था, याद रखना है। इन्हीं पर समाधियों का निर्माण किया गया था जिसे स्तूप कहा जाता है। इन्हीं समाधियों को स्तूप कहा जाता है। और स्तूप निर्माण कला का वास्तविक कार्य यदि हम बात करें तो मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसका वास्तविक कार्य कब प्रारंभ हुआ था? ये मौर्य काल में ही प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखने की जरूरत है। आगे यदि हम बात कर लें कि इससे पूर्व निर्मित आर्थ जो स्तूप थे, इससे पूर्व निर्मित, उनमें से आज केवल एक स्तूप है पिपराहवा। पिपराहवा जो स्तूप है उसी के जो अवशेष हैं वो सुरक्षित हैं, बाकी नष्ट हो गए हैं। तो जब स्तूप निर्माण कला की बात आप करते हो तो यहाँ पे आपको प्रमुखता से जो बात करनी है वो यही कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी अस्थियों को टोटल 8 भागों में बांटा गया और उन सभी पर समाधियों का निर्माण किया गया जिसे स्तूप कहा जाता है। स्तूप निर्माण कला का वास्तविक कार्य यदि हम बात करें तो मौर्य काल में प्रारंभ हुआ। और शासक यदि पूछ लिया जाए तो प्रमुखता से अशोक के समय काल में ये प्रारंभ हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पूर्व जो 8 स्तूप थे उनमें से केवल आज पिपराहवा, जैसे मैंने आपको बताया, कि सुरक्षित है, बाकी सभी नष्ट हो गए हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार यह भी पता चलता है कि सम्राट अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और 7वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलता है एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था वेनस्यांग। वेनस्यांग जब बाहर आए थे तो उन्होंने भी इसका वर्णन किया था। किंतु आज ये जो 84,000 स्तूप थे ये सभी के सभी नष्ट हो गए हैं। और इन स्तूपों में सांची और सारनाथ स्तूप जो है, सांची और सारनाथ स्तूप जो है, ये प्रमुखता से आपको याद रखने की जरूरत है। मौर्यकालीन स्तूप एवं विहार वेदिकाओं में आपको बता दें कि जो स्तूप होते थे या जो इनके विहार होते थे, मान लो ये कोई स्तूप है, ठीक है, तो जो इनके स्तूप या जो इनके विहार होते थे ये वेदिकाओं से घिरे होते थे, ठीक है, वेदिकाओं से घिरे होते थे। बोधगया एवं सारनाथ से जो भी अशोककालीन वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं, आपको बताता चलूं कि पाटलिपुत्र में भी खुदाई के दौरान 3 वेदिकाओं के टुकड़े मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भी इनके स्तूप बनते थे या जो भी इनके आप कह सकते हैं स्तूप के साथ साथ जो आपको देखने को मिलता है कि स्तूप के साथ साथ और क्या बना था, स्तूप के साथ साथ आपको जो विशेष रूप से जो यात्री होते थे उनके रहने के लिए या जो इस धर्म के मानने वाले लोग होते थे, ठीक है, जिसमें विहार बोलते हैं जिसको आप, तो इसमें रहने वाले लोग, ठीक है, या इसमें जो लोग निवास करते थे इनके लिए जो भी विहार बनता था, जो भी स्तूप बनता था उसमें वेदिकाएं अवश्य होती थी। अब इसके बाद बात आता है गुहा विहार। आइए देख लेते हैं गुहा विहार में क्या आप लिखोगे, ठीक है। अब बात आती है गुहा विहार की। गुहा विहार, गुहा विहार की जब आप बात करते हो तो आपको पता है मौर्य काल में चट्टानों को काटकर, याद रखिएगा, चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण किया गया। मौर्य काल में चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण किया जाने लगा
और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था गुहा विहार। ठीक है, मौर्य शासक या मौर्य सम्राट अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में गुहा विहार निर्माण की इस शैली को प्रारंभ किया था। अशोक और उनके पौत्र कौन थे? उनके पौत्र थे दशरथ। तो अशोक और उनके जो पौत्र दशरथ थे, इन्होंने बराबर, सुना होगा आपने, बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी के बाद आपने सुना होगा नागार्जुनी पहाड़ी, नागार्जुनी पहाड़ी। ठीक है, नागार्जुनी पहाड़ी के बाद आपने पढ़ा होगा कि चाहे वो बराबर की पहाड़ी हो चाहे वो नागार्जुनी पहाड़ी हो, इनकी जो एकाश्म चट्टानें थी, एकाश्म इनकी जो चट्टानें थी, उनको कटवाकर शैलकृत गुफाओं का निर्माण किया गया है। कटवाकर शैलकृत गुफाओं का निर्माण आपको देखने को मिलता है। इन गुफाओं की एक बड़ी विशेषता थी कि इनकी जो छतें होती थी, जो दीवारें होती थी, वो चमकदार पॉलिश उस पर की जाती थी। ठीक है, चमकदार पॉलिश उस पर की जाती थी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी गई थी। किसको दान में दे दी गई थी? आजीविकों को दान में दे दी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। मौर्य काल की जब बात करती हो तो ये गुफाएं वर्तमान में आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं? ये गुफाएं प्रमुखता से जब आप बात करते हो तो ये गुफाएं आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं? ये गुफाएं प्रमुखता से आपको जहानाबाद, याद रखिएगा, कहाँ पे? जहानाबाद। जहानाबाद जिला के बराबर में 4 गुफाएं। ठीक है, नागार्जुनी में जाओगे आप तो नागार्जुनी में 3 गुफाएं। ठीक है, कि जो जुड़वा पहाड़ियां हैं वहाँ पे स्थित हैं। बराबर की जो पहाड़ी है उसमें 4 गुफाएं शामिल हैं। बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल हैं। कौन कौन सी गुफाएं बराबर की पहाड़ी में शामिल हैं? बराबर पहाड़ी में कौन कौन सी गुफाएं शामिल हैं? सबसे पहला जो शामिल है वह है कर्ण चौपर गुफा। क्या है? कर्ण चौपर गुफा। दूसरा जो देखने को मिलता है, लोमस ऋषि गुफा। क्या है? लोमस ऋषि गुफा। ठीक है, लोमस ऋषि गुफा। तीसरा जो देखने को मिलता है वो है सुदामा गुफा। ठीक है, सुदामा गुफा। सुदामा गुफा के बाद अगली जो गुफा देखने को मिलती है वो है विश्व झोपड़ी गुफा। क्या है? विश्व झोपड़ी गुफा। तो ये गुफाएं कहाँ देखने को मिलती हैं? ये बराबर की गुफाओं में शामिल 4 गुफाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। अशोककालीन गुफाओं में सबसे ज़्यादा पुरानी गुफा पूछ लिया जाए तो वह है सुदामा। ये अशोककालीन सबसे पुरानी गुफा है। अशोककालीन पुरानी गुफा है, ये आपको पता होना चाहिए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में, याद रखिएगा 12वें वर्ष में, इसको आजीविकों को दान कर दिया था। इसमें 2 कमरे आपको देखने को मिलते हैं। 2 कमरे आपको देखने को मिलते हैं और एक आप कह सकते हो चतुर्भुजाकार। ठीक है, एक चतुर्भुजाकार कमरा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसकी जो छत है वो बेलनाकार है। ठीक है, इसकी छत बेलनाकार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्ण चौपर गुफा की जब मैं बात करूं तो कर्ण चौपर गुफा को अशोक ने 19वें वर्ष में बनवाया था। अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में बनवाया था। यहाँ पे एक आयताकार कमरा और छत जो इसकी है वो मेहराबदार देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद फिर अशोक के पौत्र थे दशरथ, उन्होंने भी कुछ गुफाओं का निर्माण नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के लिए कराया था, जिनमें लोमस ऋषि की गुफा जो है, लोमस ऋषि की गुफा हो गया, ये सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठतम है। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर यदि हम बात करें तो हाथियों द्वारा स्तूप पूजा का दृश्य जो है वो बहुत प्रशंसनीय देखने को मिलता है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आजीवकों को इन्होंने दान में दे दिया था, तो आजीवक संप्रदाय की जब आप बात करते हो तो इसके जो संस्थापक थे इनका नाम था मखली गोसाल। मखली गोसाल क्या थे? ये इसके संस्थापक थे। कालांतर में क्या हुआ कि ये जो गुफाएं थी, गुफाओं से ही पहाड़ी गुफाओं के भीतर चैत्य व विहार, ठीक है, पहाड़ी गुफाओं के भीतर चैत्य व विहार के निर्माण की शैली विकसित हुई, जिसके उदाहरण मौर्योत्तर काल में दक्कन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला आता है मौर्यकालीन लोक कला। क्या आता है अगला? मौर्यकालीन लोक कला। मौर्यकालीन लोक कला। मौर्यकालीन लोक कला। मौर्यकालीन लोक कला की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मौर्य मूर्ति कला। क्या आता है? मौर्य मूर्ति कला। मौर्य मूर्ति कला की जब बात करते हैं तो मौर्य काल में देखने को मिलता है मूर्ति कला का भी पर्याप्त विकास हुआ है। ठीक है, मूर्ति कला का भी पर्याप्त विकास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मूर्ति कला का भी पर्याप्त विकास आपको देखने को मिलता है। मौर्य युग में मूर्ति कला का जो विकास है उसको यदि हम बात करें तो राजकीय कला एवं लोक कला दोनों संदर्भों में देखा जा सकता है इसको। राजकीय कला और लोक कला दोनों संदर्भों में इसको देखा जा सकता है। मौर्यकालीन जो मूर्तियां थी यदि हम बात करें तो ये किसकी बनी होती थी? ये पाषाण की बनी होती थी। ठीक है, पाषाण के साथ धातु की बनी होती थी, धातु के साथ मिट्टी की बनी होती थी। तो मौर्यकालीन जो मूर्तियां थी ये धातु, पाषाण और मिट्टी की बनी होती थी। राजकीय मूर्ति कला के अंतर्गत अशोक स्तंभ के शीर्ष पर जो विभिन्न आकृतियां हैं उनको देखा जा सकता है। मौर्य कला में यदि हम बात करें, राजकीय प्रसरे की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि ऐसे कलाकार जिनको राजकीय प्रश्रय प्राप्त था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन्हीं का जो है यहाँ पे वर्चस्व था, इसके अलावा भी कुछ स्वतंत्र कलाकार भी आपको मौर्य काल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने इस कला को आगे बढ़ाने में अपना विशेष योगदान दिया। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत ये तो हो गया मौर्य मूर्ति कला। मौर्य मूर्ति कला के बाद बात आती है लोक कला की। ठीक है, लोक कला। लोक कला, लोक कला की जब आप बात करते हो तो आप जानते हैं कि जो राजकीय प्रश्रय से स्वतंत्र कलाकार थे कि मौर्य काल में यदि हम बात करें तो जिनको राजकीय प्रश्रय मिलता था। ठीक है, कुछ कलाकार थे जिनको राजकीय प्रश्रय मिलता था। राजकीय प्रश्रय से स्वतंत्र कलाकारों ने भी जो लोक रुचि की वस्तुएं थी उनके निर्माण में जो है आप कह सकते हो उनका निर्माण किया और इसे ही लोक कला के नाम से जाना जाने लगा। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जो लोक रुचि की वस्तुएं बनाई गई, इसकी लोक रुचि की जो वस्तुएं बनाई गई, लोक रुचि की जो वस्तुएं बनाई गई, इन्हीं वस्तुओं की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं को लोक कला के नाम से जाना जाने लगा। इसी को लोक कला के नाम से जाने लगा। और तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन की यदि हम बात करें, तत्कालिक सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन की यदि मैं बात करूं तो लोक कला का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, उस समय भी था, आज भी लोक कलाएं जीवित हैं, तो आज भी आपको देखने को मिलता है। मौर्यकालीन लोक कला में यदि मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है वो यक्षिणी की मूर्ति की होती है। यक्षिणी की मूर्ति की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। मथुरा जिले का एक, यूपी का मथुरा जिला है, वहाँ का एक परखम गांव है। क्या नाम है? परखम गांव है। और परखम गांव की जब बात करते हैं तो यहाँ से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। परखम गांव से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है और इसे मणिभद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मणिभद्र भी इसे कहा जाता है। इन मूर्तियों में यदि मैं बात करूं तो पटना के दीदारगंज से जो प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षिणी की प्रतिमा है, किसकी? चामर ग्राहिणी यक्षिणी, चामर ग्राहिणी यक्षिणी की जो प्रतिमा है मौर्यकालीन मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना पेश करती है। ठीक है, तो चामर ग्राहिणी यक्षिणी की जो मूर्ति है ये मौर्यकालीन मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना पेश करती है। इस प्रतिमा का जो मुखमंडल है, याद रखिएगा, जो मुखमंडल है ये क्या है? ये गोलाकार आपको देखने को मिलता है। इसका मुखमंडल गोलाकार है। शरीर में मांसल है, याद रखिएगा, शरीर में मांसल है और ओठों पर हल्की मुस्कान देखने को मिलती है। ओठों पर हल्की मुस्कान देखने को मिलती है। और इस प्रतिमा की कलाइयों में, याद रखिएगा, इस प्रतिमा की
कलाइयों में आपको चूड़ियाँ देखने को मिलती हैं, चूड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। एक हाथ टूटा हुआ है और जो गला है इसका वहाँ पे मोतियों की माला देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको, जब आप इसकी चर्चा करते हो तो लिखनी पड़ेगी। और आपको बता दें ये जो मूर्ति है ये अत्यंत सजीव प्रकट होती है, अत्यंत सजीव प्रकट होती है, ये आपको याद रखना है। इस मूर्ति में नारी सौंदर्य की जब आप बात करते हो, नारी सौंदर्य की जब आप बात करते हो तो उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, नारी सौंदर्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। पटना में आपको याद होगा, पटना में एक नग्न मूर्ति भी प्राप्त हुई थी, पटना में एक नग्न मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। और इस नग्न मूर्ति की बात करें तो ये जैन तीर्थंकर से संबंधित मूर्ति थी, याद रखना है, जैन तीर्थंकर से संबंधित मूर्ति थी। और इस मूर्ति का हाथ नहीं है और पैर जो है ये जंघा से टूटा हुआ है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। इन मूर्तियों के अतिरिक्त भी कई अन्य जगहों से मूर्ति प्राप्त हुई हैं, जैसे बेसनगर है, बेसनगर से यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद अगला देखने को मिलता है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी, वाराणसी के राजघाट की यदि हम बात करते हैं, वाराणसी के राजघाट की बात करते हैं तो यहाँ से त्रिमुख, याद रखिएगा, त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है, त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसके बाद फिर बात आती है उड़ीसा की, उड़ीसा के शिशुपालगढ़ की बात आती है, शिशुपालगढ़, उड़ीसा के शिशुपालगढ़ की बात आती है। यहाँ से यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। महरौली की बात आती है, महरौली की बात आती है, महरौली से यक्ष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य प्रतिमाएं हैं जो प्राप्त हुई हैं, यह भी स्थान भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं मौर्य काल की तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि मौर्य काल में जो राजकीय प्राश्रय था उससे स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियां लोक प्रतीकों का सूचक हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र कलाकार थे उनकी जो मूर्तियां थीं वो लोक प्रतीकों को सूचित करती थी, लोक प्रतीकों को दिखाती थी। और मौर्य कला के अन्य रूपों के समान ही लोक कला की मूर्तियां भी चमकदार पॉलिश पर ही तैयार की जाती थी, आपको देखने को मिलता है, जो इसकी जीवंतता को प्रदर्शित करती हैं। मौर्य काल में आपको देखने को मिलता है राजकीय दरबार से जो स्वतंत्र कलाकार थे उन्होंने मृण मूर्तियों का भी निर्माण किया है, मृण मूर्तियों का भी निर्माण किया है। पटना से मिट्टी की मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों के साथ जो भी खिलौने हैं, बहुत सारे मूर्तियों के साथ खिलौने दर्शाए गए हैं और ये जो खिलौने दर्शाए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे मृण मूर्तियों में यदि हम बात करें तो बुलंदी बाग हो गया, बुलंदी बाग, बुलंदी बाग के बाद अगला है कुंभलहार, कुंभलहार स्थान है, फिर बसाड़ नामक स्थान है, फिर बक्सर नामक स्थान है। ये जो स्थान है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग से नारी की मूर्ति मिली है, ऐसा बोला जाता है कि नारी की मूर्ति खड़ी है, लंबी है। ठीक है, और बुलंदी बाग से ही एक मुस्कुराता हुआ बालक का सिर का हिस्सा भी प्राप्त हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये कंप्लीट चर्चा हुई है किसकी? ये कंप्लीट चर्चा हुई है मौर्य युगीन कला की। अब कुछ चीज़ें और जो अतिरिक्त हैं जो आपको देखना है, इसमें सबसे पहला जो अतिरिक्त देखना है वो है ईरानी, नोट कर लीजिएगा, ईरानी, ईरानी तथा अशोक स्तंभों में अंतर, ईरानी तथा अशोक स्तंभों में अंतर, ईरानी तथा अशोक स्तंभों में अंतर। ईरानी तथा अशोक स्तंभों में जब हम अंतर की बात करते हैं, ईरानी तथा अशोक स्तंभों में जब हम अंतर की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि सर जॉन मार्शल, नाम कुछ याद रख लीजिएगा, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल इनका नाम याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल। इसके बाद एक नाम आता है पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन, ठीक है, पर्सी ब्राउन, ठीक है। तथा एक और नाम इसमें जोड़ लीजिएगा जिनका नाम है स्टेला क्रेमिस, स्टेला क्रेमिस। ये तीन नाम याद रखिएगा। ये विद्वान रहे हैं और इन्होंने अशोक स्तंभों को
ईरानी स्तंभों की अनुकृत बताई है। किस क्या बताया है? ईरानी स्तंभों की अनुकृत बताया है। किसको? अशोक के स्तंभों को ईरानी स्तंभों की अनुकृत बताया है। लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो ईरानी तथा अशोक स्तंभ में कई अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे पहला अंतर क्या देखने को मिलता है? अशोक के जो स्तंभ हैं ये एकाश्म हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं ईरानी स्तंभों की जब बात करते हैं तो अंकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। ठीक है। दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट यदि हम बात करें तो अशोक का जो स्तंभ है ये स्वतंत्र रूप से विकसित है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से विकसित है, जबकि ईरानी स्तंभ जो हैं ये विशाल भवनों में लगाए गए हैं। ठीक है, कहाँ लगाए गए हैं? विशाल भवनों में लगाए गए हैं। तीसरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि अशोक स्तंभ के जो शीर्ष हैं वहाँ पे पशुओं का अंकन देखने को मिलता है। पशुओं का अंकन देखने को मिलता है। वहीं ईरानी स्तंभों पे यदि हम बात करें तो आपको मानव की आकृतियां देखने को मिलती हैं और ये बताती हैं कि जो अशोक स्तंभ हैं वो ईरानी स्तंभों की अनुकृत या फोटोकॉपी नहीं है। इसी में एक और देख सकते हैं आप, एक और क्या है कि अशोक के जो स्तंभ हैं वो एकाश्म के साथ साथ सपाट हैं। ठीक है, और ऊपर की ओर पतला होता, मतलब बेस इनका बहुत मोटा है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इनकी जो मोटाई है वो कम होती जा रही है। ठीक है, जबकि ईरानी जो स्तंभ हैं, ईरानी स्तंभ की यदि हम बात करें तो ईरानी स्तंभ जो हैं ये नालीदार हैं। कैसे हैं? ये नालीदार हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे स्पष्ट क्या होता है कि भैया अशोक के जो स्तंभ हैं ये ईरानी स्तंभों की अनुकृत या फोटोकॉपी या नकल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि किन आधारों पे आप कहते हैं कि अशोक के स्तंभ ईरानी स्तंभों की फोटोकॉपी या अनुकृति नहीं है, तो आपको ये 4 से 5 बिंदु याद रखने की जरूरत है। अब आ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर कि भैया आज का अभ्यास प्रश्न है क्या। आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न बहुत ही सुंदर है। देखो, सबसे पहली बात कि जो लोग उत्तर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो लोग उत्तर लिख रहे हैं ये उनके लिए है। ठीक है, जो लोग उत्तर लिख रहे हैं, जब आप टेलीग्राम ग्रुप पर आप शेयर करते हो, शेयर करने के अगले दिन आपको आंसर फ्रेम मिल जाएगा। ठीक है, आंसर फ्रेम प्रत्येक उत्तर का मिलेगा, लेकिन यदि मैं पहले आंसर फ्रेम दे दूंगा तो आप भी इसी की अनुकृत बना लोगे, इसीलिए हम पहले आंसर नहीं दे सकते हैं। पहले आप स्वयं से लिखो, उसके बाद हम आपको आंसर फ्रेम उपलब्ध करा देंगे। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आंसर फ्रेम की मैं बात करता हूँ तो जब आपको आंसर फ्रेम मिल जाता है, आंसर फ्रेम जब मिल जाता है तो उसके उपरांत आपको देखना है कि कितना प्रतिशत इससे मैच हो रहा है और कम से कम 50% इससे मैच होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज के प्रश्न। आज का प्रश्न क्या कह रहा है? मौर्यकालीन मूर्ति कला के, क्या है प्रश्न? अभ्यास प्रश्न है। मौर्यकालीन मूर्ति कला के विशिष्ट लक्षणों एवं विशेषताओं का वर्णन करो ठीक है, तो ये आपका हो गया। और आज इसी के साथ आर्ट एंड कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट जो आप कह लीजिए टॉपिक है वो आपका समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का आप उत्तर लिखकर टेलीग्राम पर शेयर करोगे और वहीं पर आपको आंसर फ्रेम मिल जाएगा। तो ये तो बात हो गई मुख्य परीक्षा के संदर्भ में।
अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में क्या चीज़ें हमें आज प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में पढ़ने को मिलेंगी। प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में जो आज आपको पढ़ने को मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, वो है बिहार का संक्षिप्त अवलोकन। ठीक है, बिहार का संक्षिप्त अवलोकन हम देखेंगे। ठीक है, और इसी के बाद फिर धीरे धीरे हम प्रत्येक दिन इसी को आगे बढ़ाएंगे। संक्षिप्त अवलोकन में जैसे प्रदेश का नाम आप सब जानते हैं क्या है, आपके प्रदेश का नाम है बिहार, और बिहार प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो वैदिक युग में इसका क्या नाम हुआ करता था, पूर्व प्रदेश इसका नाम हुआ करता था, या इसी को प्राच्य नाम से जानते थे। तो प्राच्य नाम या पूर्व प्रदेश के नाम से वैदिक काल में इसको जानते थे। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध हो गया था, आपके इस प्रदेश को मगध के नाम से जानते थे। प्रदेश के नामकरण की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि 12वीं शताब्दी, ये जरूर याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने, आप सब जानते होंगे, ओदंतपुरी को जीत लिया था। किसको जीत लिया था? ओदंतपुरी को जीत लिया था और उसे अपना केंद्र बनाया था। इस क्षेत्र में क्या था, बौद्ध विहार बहुत ज़्यादा थे। इस क्षेत्र में, ओदंतपुरी के क्षेत्र में बौद्ध विहार बहुत ज़्यादा थे, और बौद्ध विहार की बाहुलता के कारण जो है इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया? बिहारों का प्रदेश। और जो इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया, याद रखिएगा, बाद में यही बिहार के नाम से जाना गया। तो बिहार नाम कहाँ से पड़ा, वो चीज़ें आपने देख ली। अब बिहार की जब हम बात कर रहे हैं तो बिहार की स्थापना कब हुई है उसको भी देख लेते हैं। बिहार की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी, और बिहार उड़ीसा सहित एक प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। स्थापना दिवस की बात करें तो 22 मार्च को इस राज्य का स्थापना दिवस होता है। आपका राज्य 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। प्रथम विभाजन इसका जो है वो वर्ष 1936 में देखने को मिला था, जब उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा मिला था। उड़ीसा को अलग प्रांत, याद रखिएगा, उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा मिला था। ठीक है, द्वितीय विभाजन की यदि हम बात करें, दूसरा विभाजन कब देखने को मिलता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि दूसरा विभाजन जो है वो 15 नवंबर वर्ष 2000 को देखने को मिलता है। दूसरा विभाजन 15 नवंबर 2000 को मिलता है, जब झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। झारखंड को अलग राज्य का यहाँ पे दर्जा मिला। और अब बात आती है इसकी राजधानी की, तो आपको पता होगा कि इसकी राजधानी थी पटना, और पटना की स्थापना की बात करें तो 1541 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। पटना का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी को जो है, क्योंकि सूर वंश का था, इसने 1540 से लेकर के 45 तक शासन किया। इसे इसका आप कह सकते हैं संस्थापक माना जाता है। पटना का भी प्राचीन नाम था पाटलिपुत्रा, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाटलिपुत्रा इसका प्राचीन नाम था, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके साथ साथ पाटलिपुत्र के यदि संस्थापक आपसे पूछ लिए जाएं तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। कौन था? उदयन पाटलिपुत्र का संस्थापक था। इसके बाद यदि पूछ लिया जाए कि उदयन किस वंश से संबंधित थे, तो ये हर्यक वंश से संबंधित थे। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की अब बात आती है। ठीक है, बिहार की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, बिहार की भौगोलिक स्थिति। बिहार की भौगोलिक स्थिति की जब हम बात करते हैं, बिहार की भौगोलिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो देखने को मिलता है, याद होगा सबको, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से कितना, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और जब देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्वी
देशांतर तक देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक देखने को मिलता है। राज्य की आकृति बहुत बार पूछी जाती है, याद रखिएगा। यदि आपने मैप देखा होगा तो आपको देखने को मिलता है बिहार की जो आकृति है वो आयताकार देखने को मिलती है। तो बिहार की जो आकृति है वो क्या है? बिहार की आकृति है आयताकार, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार कहाँ पे स्थित है, किस गोलार्ध में? तो बिहार समग्रता से संपूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ भौगोलिक सीमाओं की बात आती है। भौगोलिक सीमाओं की यदि हम बात करें, इसके पड़ोसी कौन हैं? तो सबसे पहले इस तरह से आप बना लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर में आपको बिहार के देखने को मिलता है नेपाल, ठीक है। इसके पूर्व में आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके दक्षिण में आपको देखने को मिलता है क्या? दक्षिण में देखने को मिलता है झारखंड, ठीक है। और यदि आप इसके पूर्व में हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम में जाते हो तो यहाँ देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये बिहार का सीमांकन हो गया कि बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। राज्य से सीमा लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं? राज्य से यदि आपसे पूछ लिया जाए सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला आप बताओगे पश्चिम बंगाल, दूसरा आप बताओगे झारखंड और तीसरा आप बताओगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके साथ साथ सीमावर्ती देश की यदि हम बात करते हैं, सीमावर्ती देश कौन सा है? तो आप जानते हैं नेपाल सीमावर्ती देश है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि अब बात आती है इसकी लंबाई की, कि जो बिहार है इसकी लंबाई कितनी देखने को मिलती है, तो बिहार की जब लंबाई की बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की यदि आप बात करो, उत्तर से दक्षिण लंबाई की यदि आप बात करते हो तो ये देखने को मिलता है 483 किलोमीटर। और यदि आप देखते हो पूर्व से पश्चिम आपका है 483, माफ करिएगा, पूर्व से पश्चिम है 483, उत्तर से दक्षिण जो है ये 345 है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण है 345, पूर्व से पश्चिम है 483, ये आपको पता होना चाहिए। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कई बार पूछा जाता है, तो 173 फीट इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखने को मिलती है, या आप कह लीजिए लगभग 53 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखने को मिलती है। प्राकृतिक विभाजन की जब हम बात करते हैं कि भैया बिहार का जो प्राकृतिक विभाजन है वो क्या है, बिहार के प्राकृतिक विभाजन की जब आप बात करते हो, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है कि प्राकृतिक विभाजन में बिहार को 3 इकाइयों में बांटा जाता है। कितनी इकाइयों में बांटा जाता है? 3 इकाइयों में बांटा जाता है। कौन कौन सी इकाइयां हैं 3? पहला आपको देखने को मिलता है शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र कहाँ पे? शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र। दूसरा आपको देखने को मिलता है उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान। और तीसरा देखने को मिलता है दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। जलवायु की यदि हम बात करें कि भैया जलवायु किस प्रकार की है, तो आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो गर्मियों की मानसून हवाएं हैं वही उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी भागों में यदि हम बात करें तो इसमें वर्षा कम होती है, ठीक है। और उत्तरी बिहार की जो जलवायु है वो सम है, दक्षिणी भागों में गर्मी जो है ये अधिक पड़ती है। जो झारखंड से सीमा लगती है वहाँ पे गर्मी अत्यधिक देखने को मिलती है। सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो ये गया है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है माफ करिएगा, तो ये किशनगंज है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य में औसत वर्षा होती कितनी है, तो आपको 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा आपको औसत वर्षा के रूप में देख सकते हैं। राज्य के चिन्ह कौन सा है, तो बोधि वृक्ष, याद रखिएगा
बोध वृक्ष इस राज्य का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, राजकीय पशु कौन है, तो बिहार कृषि प्रधान देश है, तो बैल इनका राजकीय पशु है, ये आपको पता होना चाहिए। राजकीय पक्षी की जब आप बात करते हो तो राजकीय पक्षी देखने को मिलती है गौरैया। ठीक है, स्पैरो इनकी राजकीय पक्षी है। राजकीय फूल की यदि हम बात करते हैं तो राजकीय फूल आपको देखने को मिलता है गेंदा, गेंदा इनका राजकीय फूल है। इसके बाद राज्य का प्रतीक चिन्ह जो है, राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है उसकी जब आप बात करते हो तो स्वास्तिक के बीच में बोध वृक्ष, ये आप कह सकते हो कि इनका प्रतीक चिन्ह है, जो आपको पता होना चाहिए। राजकीय मछली कौन है, तो देसी मांगुर। ठीक है, देसी मांगुर जो है ये इनकी राजकीय मछली है, ये आपको पता होना चाहिए। राजभाषा की बात करें तो प्रथम है हिंदी, ठीक है, और दूसरी है उर्दू, हिंदी और उर्दू। ठीक है, प्रमुख भाषाएं कौन कौन से और बोली जाती हैं बिहार में, आपको मैथिली भी देखने को मिलता है, आपको मगही भी देखने को मिलता है। ठीक है, मगही, आपको भोजपुरी भी देखने को मिलता है। ठीक है, आपको अंगिका भी देखने को मिलता है। तो कई सारी भाषाएं हैं जो हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त आप कह सकते हैं यूज़ की जाती हैं। और यदि बात करें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार की कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो यहाँ पे मैथिली याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी शामिल है ही और उर्दू भी है, ये आपको पता होना चाहिए। वन क्षेत्र की बात करें तो वन क्षेत्र का आंकड़ा लगातार बदलता रहता है, नया आंकड़ा आ जाए तो उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एक बात आती है कि सबसे पहले कि जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, या जो वन अभ्यारण्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो वन अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे पहले आता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको चंपारण में देखने को मिलता है। ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद नदियों की बात करें तो इनकी प्रमुख नदियों में क्या आता है, गंगा आती है, गंगा नदी। गंगा के बाद कोसी हो गया। ठीक है, कोसी के बाद बागमती हो गया। और इनको जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आपको सोन देखने को मिलता है, आपको पुनपुन नदी देखने को मिलता है, आपको फल्गु नदी देखने को मिलता है, और इस समय तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद गंडक नदी आपको देखने को मिलता है, घाघरा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कर्मनासा आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं बिहार की जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गंगा की हम बात कर रहे हैं तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा नदी का प्रवेश जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा आरा, आरा जिले में या भोजपुर में ये प्रवेश करती है। प्रमुख खाद्यान्न बिहार का क्या है, तो याद रखिएगा बिहार का प्रमुख खाद्यान्न है चावल। ठीक है, और फसलें कौन कौन सी हैं, धान, गेहूं और मक्का भी यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है, राज्य का यदि प्रमुख औद्योगिक शहर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा बेगूसराय। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाकी चीज़ों की चर्चा क्रमवार तरीके से हम करेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही, तो आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप संतुष्ट हैं इस सेशन से तो प्लीज़ लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।